हेलो स्टूडेंट्स, अब 9.3 की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ हम क्या चीज़ें सीखेंगे। अब तक हमने सीखा बिंदु और ढाल से समीकरण बनाना और दो बिंदुओं से भी एक रेखा का समीकरण बनाना, अंतःखंड रूप से भी रेखा का समीकरण बनाना। अब हम कुछ उल्टा सीखेंगे, समीकरण से बिंदु निकालने, ढाल निकालनी, अंतःखंड निकालना। मतलब अब समीकरण से ये सारी चीज, अब हम इसका रिवर्स सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन सीखें एक समीकरण से ढाल कैसे निकाली जाती है। तो समीकरण से ढाल निकाल ना, समीकरण से ढाल कैसे निकलेगी। अब आपको समीकरण का व्यापक रूप पता होना चाहिए। तो समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? समीकरण का व्यापक रूप आपने 10th में पढ़ा था, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये एक रैखिक समीकरण है। हमने 10th में ऐसा पढ़ा जहां a1x b1y प्लस c1 a2x, क्योंकि वह पेयर में पढ़े थे अपन, समीकरण युग्म पढ़े थे। यहां पे एक समीकरण का व्यापक रूप, लेकिन हमने यहाँ a और b पढ़ा था 10th में। अब यहाँ a b नहीं ले सकते क्योंकि a यहाँ अंतःखंड को रूप निरूपित किया गया है, x अंतःखंड को, b बाह्य अंतःखंड को निरूपित कर रखा है हमने। तो इस हिसाब से इस ए बी को न लेके एक व्यापक समीकरण रूप निर्धारित कर लेते हैं, और वो क्या है, इसकी कैपिटल एक्स ए लिख देते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस कैपिटल सी बराबर 0। हम मान ले समीकरण का व्यापक रूप है जो वो ये है। अब समीकरण से ढाल कैसे निकाली जाती है? तो हमने एक ढाल का अब बाह्य अंतःखंड रूप में ढाल निकालना सीखा था। वो क्या था? y बराबर एम एक्स प्लस सी। यदि हम किसी समीकरण को इस रूप में ले आए तो जो यहां m होगी वो ही दरअसल ढाल होगी। तो बस इस समीकरण को हमें इस रूप में बनाना है। तो देखो कैसे बनेगा। y बराबर एम एक्स प्लस सी है, तो यहां पे देखें बी वाई को इधर रख लेते हैं, बाकी की सारा आइटम उधर। तो यहां पे बराबर माइनस का ए एक्स हो जाएगा और माइनस का सी हो जाएगा। ठीक है। अब हमें तो एम एक्स चाहिए, y बराबर एम एक्स, इसका मतलब y रहना चाहिए, बी वाई नहीं चाहिए। तो b का पूरे में भाग लगा देते हैं, y माइनस ए अपॉन बी एक्स माइनस सी अपॉन बी, ये बन जाएगा। तो ये देखो y बराबर एम एक्स प्लस सी का रूप बना। इसका मतलब यहां पर आप देखोगे ये जो m है, m बराबर क्या है यहां, माइनस ए अपॉन बी। मतलब ये m ही क्या है, ढाल है। हम ऐसे करके ढाल निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? जब भी ढाल निकालनी होगी हमें इस रूप में ले जाना। आपको फॉर्मूला याद नहीं करना कि माइनस ए अपॉन बी होती है। अब डायरेक्ट भी ऐसे याद रख लोगे तो आसानी से निकल जाएगा। मैं तो कहूँ हर सवाल में अपन ऐसे करके देख लेंगे और ढाल निकल जाएगी। अब मान लो अंतःखंड पूछ लिया जाए, समीकरण से अंतःखंड ज्ञात करो। समीकरण से अंतःखंड कैसे ज्ञात करना है? तो अंतःखंड ज्ञात करना, उसमें हमने रेखा का समीकरण पढ़ा था कि x अपॉन ए वाई अपॉन बी बराबर 1। यदि इस रूप में कोई रेखा का समीकरण है तो x के नीचे जो है वो x अंतःखंड है, जहां a बराबर x अंतःखंड और b बराबर y अंतःखंड है। यही पढ़ा है हमने पिछली क्लास में। तो हमें इस रूप में इसको बनाना है व्यापक समीकरण। ये व्यापक रूप है इसका। देखो
कौन सा व्यापक रूप है, इसको ये ऐसे बना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 था हमारा व्यापक रूप। यहां तो 1 है, इसका मतलब पहले सी को उधर ले जाते हैं, तो सी को उधर ले जाएं, ax प्लस बी वाई बराबर माइनस का सी, ऐसा है ना। अभी भी हम देख रहे हैं x बटे ए वाई बटे बी रूप में नहीं दिख रहा, तो वो कैसे दिखेगा, तो आप देखो इसमें किससे भाग लगाएं कि बटे के रूप में आ जाए। तो हमें इसमें a है, यहां b है, ए बी से भाग लगा देते हैं पूरे में। ए बी से भाग लगाएं तो a से कट जाएगा x अपॉन बी बचेगा, b से भी कट जाएगा y अपॉन a बचेगा। नहीं, हमें गलत मिस्टेक हो इसको, हमें ऐसे नहीं, क्योंकि अब 1 लाना है, माइनस सी से भाग लगाएंगे। ओके, हमें यहां 1 लाना है, माई मिस्टेक, क्योंकि देखो बराबर 1 है, ये बराबर 1 कैसे आएगा, जब माइनस सी का भाग लगाएंगे, तो माइनस सी से ए एक्स अपॉन माइनस सी, बी वाई अपॉन माइनस सी अपॉन माइनस सी 1। ये आपको इस रूप में अभी भी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अब दिख जाएगा। यदि इसको सी बटे माइनस सी बटे ए लिखें तो ए ऊपर चला जाएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स अपॉन माइनस सी बटे ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी बटे बी बराबर 1। ये हमने अंत्यखंड रूप में इसको बांट दिया। तो जो माइनस सी अपॉन ए है, यहां पे माइनस सी अपॉन ए, ये क्या है, एक्स अंत्यखंड, और माइनस सी अपॉन बी जो है वो वाई अंत्यखंड है। ए बी क्या है, इस समीकरण के एक्स और वाई के गुणांक हैं, ए बी सी। समझ रहे हो आप, जो समीकरण दिया हुआ आएगा उसके x का गुणांक a, y का गुणांक b, चर कोई राशि है वो c, वो ही ABC है। तो हम चाहें तो डायरेक्ट, यदि आप फॉर्मूला याद रखें तो इससे कर सकते हैं। बाकी ये मैंने निकालना बताया कि समीकरण से ढाल कैसे निकलेगी और अंतःखंड कैसे निकलेंगे, ठीक है, ये समझें। फिर अगला टॉपिक पढ़ते हैं, समीकरण से बिंदु की दूरी। ये होता है जो अब तीसरा टॉपिक अपन पढ़ेंगे, एक रेखा से बिंदु की दूरी। इसके लिए थोड़ा डेरिवेशन बड़ा है, और कुछ नहीं है, मैं इसका डेरिवेशन भी चाहूं तो आप बता सकता हूं, लेकिन 11th में ना तो वो सिद्ध करने के लिए आता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो। थोड़ा सा लेंदी है, बस आप ज्यादा समय लगेगा, क्या मतलब है, और उस फॉर्मूले का ही काम पढ़ना है, तो मैं सीधा आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। तो रेखा का समीकरण दे रखा है, मानो रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या दे रखा है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये व्यापक रूप है उसका। और बिंदु को दे रखा है हमारे पास, बिंदु दिया हुआ है x1 y1। तो इस बिंदु से जो दूरी होगी, डिस्टेंस, उसको d से डिनोट कर रहे हैं, d इक्वल टू डिस्टेंस। तो दूरी क्या निकलेगी, तो दूरी निकलेगी, कैसा सिस्टम है, x1 y1 है, इसमें रख दो बस ये मान, ये बिंदु है, ये इसका समीकरण, इसमें रख दो, तो क्या बनेगा, ax1, x की जगह x1 होगा, by1 प्लस c बराबर, वो बराबर नहीं है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस पूरे का लेना है मोड। मोड क्यों लेना है, क्योंकि डिस्टेंस है ये,
हो सकता है इसका मान नेगेटिव आ जाए। ये तो अंडर रूट है, ये तो नेगेटिव नहीं आएगा, कंफर्म बात है, क्योंकि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव आएगा तो फिर जो भी आएगा ये मान तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये मान हो सकता है नेगेटिव आ जाए। तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए पूरे पे मोड़ लगा दिया। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है केवल कि रेखा से एक बिंदु की दूरी ज्ञात करनी हो तो उसका एक समीकरण दिया हुआ होगा, एक बिंदु दिया हुआ होगा, हम कैसे निकालेंगे। दूसरी चीज एक और अपन को याद रखनी है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो इसका मतलब दो समीकरण दिए हुए होंगे, और दो समांतर रेखाओं के समीकरण क्या होते हैं, वापस से 10th की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूं। हमने वहां पढ़ा था a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0। यदि कोई दो रेखाओं के समीकरण हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि समांतर हैं, तो उसके लिए कंडीशन थी यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। ये c1 बटे c2 बराबर नहीं हो, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 इनका रेशियो यदि बराबर है किसी भी रूप से, तो वो रेखाएं हमेशा समांतर होती हैं। तो इसका मतलब ये समझ लिया था x और y के गुणांक बराबर है या उनका अनुपात बराबर। हमें मान के चले उनके गुणांक डेफिनेटली बराबर ही आएंगे। यदि उनके रेशियो भी निकालेंगे तो वो कुछ भी मान निकालें कॉमन आ जाएगा, फिर भाग लग जाएगा, मतलब x और y के गुणांक हमेशा समान आएंगे समांतर रेखाओं में। इसका मतलब यह है, तो दो समांतर रेखाओं के जो समीकरण होंगे वो क्या होंगे। पहला समीकरण के ax by c बराबर 0, फिर दूसरा ax by प्लस c बराबर 0। आपको लगा हुआ समान लिख दिए मैंने, तो एक ही रेखा लिख दी। हमें पता है x और y के गुणांक समान होंगे, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, b होगा, यहां भी होगा, लेकिन c अलग अलग होंगे। तो यहाँ c1 होगा, यहां c2 होगा, ये बराबर नहीं होंगे समांतर रेखा होंगे। यदि ये भी बराबर हो गए गलती से, तो हमने एक शर्त और पढ़ी थी कि यदि तीनों बराबर आते हैं तो वो रेखाएं संपाती हो जाती हैं, अर्थात सेम रेखा हो जाएगी। फिर तो संपाती नहीं बनानी, हमें समांतर बनानी है, इसलिए x और y के गुणांक समान होंगे बस। और यहाँ c1 बटे c2। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, कोई डेरिवेशन नहीं बता रहा आपको। यहीं से आपको इसका डिस्टेंस कैसे निकालनी है, d बराबर, तो c1 बटे c2 मोड़ लगा दी ना, बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम चाहेंगे तो इसका डेरिवेशन कर सकते थे, लेकिन जरूरत नहीं है, ना तो कभी डेरिवेशन प्रूफ के लिए आता है, और ये थोड़ा सा इसका लेंदी है, ये तो वो भी लेंदी नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं। हमें तो फॉर्मूले याद रखने, तो आपको बस ये दो फॉर्मूले याद रखने। अपन 9.3 के एग्जाम्पल और सवाल अभी करते हैं। तो आपको दो मुख्य प्रकार के सूत्र हैं। जब हमें रेखा से समीकरण निकालना होगा तो ax1 by1 प्लस c बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी यदि निकालनी है तो d c1 माइनस c2 मोड़ लग रहा है, क्योंकि c1 माइनस c2 कभी हो सकता है नेगेटिव भी आ जाए, तो इस वजह से मोड़ लगा हुआ है, बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इन चार चीजों की मदद से अब हम पूरे 9.3 कवर कर लेंगे। उतारने को जो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा है, दूरी सूत्र किसका, एक बिंदु से रेखा की दूरी, उसका ये उदाहरण नंबर 9 क्या थी। इसमें बिंदु और रेखा से दूरी,
ये जो बिंदु के निर्देशांक है ये है x1 और y1। यहां से देखें ए निकालें, ए हमारा 3 है, बी निकालें माइनस का 4 है, सी निकालें माइनस का 26। ये एबीसी निकल गया। कैसे निकला? x का गुणांक ए हो गया, y का गुणांक बी हो गया, कांस्टेंट राशि सी हो गई, और ये x1 y1 है। तो सीधा दूरी सूत्र, जो दूरी डिस्टेंस बराबर हमने क्या बताया था कि ax1 by1 प्लस सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मोड। बस इसमें रख दो मान। कैसे? देखो, बराबर ax1, ए है 3, x1 है 3 प्लस बी है माइनस का 4, y1 है माइनस का 5 प्लस सी माइनस का 26 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और ये मोड लगा दिया। इसको हल करेंगे नेक्स्ट लाइन में। क्या आ रहा है? 3 तिया 9, 5 चौके 20, माइनस 4 माइनस 5, माइनस माइनस प्लस हुआ, 5 चौके 20, ये भी प्लस का हो गया, माइनस का 26 बटे 3 का स्क्वायर 9, माइनस 4 का स्क्वायर 16, प्लस 4 या माइनस 4 कुछ भी, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव। ये मोड लगा दिया। हल करके देखें, 20 और 9 29, 29 में से 26 गए तो 3, वैसे ही पॉजिटिव आ रहा है तो मोड लगाने की जरूरत नहीं है। और 16 और 9 25 का अंडर रूट करेंगे तो 5, 3/5 हमारी दूरी आएगी। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 9 हुआ। बस सिंपल, आपको फॉर्मूला याद रखना है और मैं ये मान जमा देना है। अब देखो उदाहरण नंबर 10। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 10। दो समांतर रेखाओं के समीकरण दे रखे हैं। 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0, 3x माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0। ये दो समांतर रेखाएं हैं और इनके क्या बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन ये देखें, देखो x का गुणांक और y के गुणांक दोनों बराबर हैं तो डेफिनेटली समांतर होंगी, क्योंकि हमें पता है a1/a2 बराबर b1/b2 होगा, तब ही वो समांतर होंगी। तो यहां पे देख लें a b c1 c2 निकाल लेते हैं। तो यहां देखें a बराबर यहां से 3 है, b बराबर यहां से माइनस का 4 है, c1 ये c1 है 7, ए बी तो इधर भी सेम ही है, यहां c2 लिखना है अपन को, ये क्या है 5। a बराबर 3 है, b बराबर माइनस 4 है यहाँ पर, क्योंकि ए बी तो समान है। हमारा जो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर क्या फॉर्मूला बताया है, मोड ऑफ c1 माइनस c2 बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो c1 माइनस c2, आप देखो c1 माइनस c2 7 माइनस 5 अंडर रूट ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। ये तो अभी जो किया वही वाला जैसा हो गया। 3 3 9 और 4 चौके 16, 16 और 9 25 का अंडर 5 और 7 में से 5 गए तो 2। तो यहां तो वैसे ही पॉजिटिव ही आ रहा है, तो इसमें मोड लगाने की जरूरत भी नहीं है। और हमने मोड 2/5, ये डिस्टेंस इसलिए 2/5, नेगेटिव कभी आ नहीं सकते। एग्जाम्पल नंबर 10 हुआ। बहुत सरल सवाल है, नोट डाउन करें।
अब आपके 9.3 के सवालों की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन, निम्न समीकरणों को ढाल अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और उनके ढाल तथा y अंतःखंड ज्ञात कीजिए। ढाल और y अंतःखंड मैंने आपको बताया था, एक y बराबर mx प्लस सी। यदि इस रूप में कोई समीकरण है तो यहां m तो ढाल है और c y अंतःखंड है। इसका मतलब हमें इन सब को y बराबर mx प्लस सी के रूप में बनाना। यदि हमने ऐसे बना दिया तो फिर इसमें ढाल और y अंतःखंड आ जाएगा। ओके, देखें, y बराबर mx प्लस सी लाना है तो आप रखो y को तो इधर, 7y बराबर x उधर चला गया तो माइनस का x आ जाएगा। अब हमें तो y चाहिए केवल, तो 7 का भाग लगा दें, माइनस 1/7x ऐसे लिख सकता हूं। 7 का भाग यहां लगा दिया, 7 से 7 कट गया, 7 का भाग यहां लगाया, माइनस का 1/7, x/7 दिखेगा आपको, माइनस का 1/7x। अब आप देखोगे यहां कुछ भी आगे नहीं है, c की जगह कुछ नहीं है, तो यहां पे मैं 0 लिख दूं, क्या फर्क पड़े। अब आपका ये y बराबर mx प्लस सी रूप बन गया, y बराबर mx प्लस सी, ये वाला रूप बन गया। तो इसकी ढाल पूछा गया है, ढाल ज्ञात कीजिए, तो ढाल m बराबर, m की जगह यहां क्या दिख रहा है आपको, माइनस का 1/7, ये तो ढाल हो गई। y अंतःखंड, y अंतःखंड c बराबर, ये c वो वाला c नहीं है, आप समझो, ध्यान रखना, ax प्लस बी वाई प्लस सी वो वाली तो कांस्टेंट वाला राशि है, यहां पर ये c y अंतःखंड है, ठीक है, क्योंकि अपन ने पहले पढ़ा है m तो ढाल है और जो c है वो y अंतःखंड है। तो यहाँ y अंतःखंड c बराबर, या c वाली जगह कुछ भी नहीं है, 0 लिखा है, इसका मतलब y अंतःखंड 0। तो ये हमारा पहला सवाल जहां ढाल और y अंतःखंड ये है। दूसरे को देखें करके, सेम सवाल है, आपको और अच्छी प्रैक्टिस होगी, देखें बना के। हमें y बराबर mx प्लस सी बनाना है, तो y का पद इधर रहना चाहिए, बाकी सब उधर, तो 3y को यहां लिख दें, बाकी माइनस का 6x और माइनस का यहां था, प्लस का हो जाएगा 5। हमें तो केवल y चाहिए, तो 3 का भाग लगा दें, y बराबर माइनस का 6/3x प्लस 5/3, 6 से 3 कट रहा है 2 बार, तो y बराबर माइनस का 2x प्लस 5/3। अब यहां पर y बराबर mx प्लस c से तुलना करोगे इससे, तो m की जगह क्या दिख रहा है, ढाल, m बराबर, m की जगह माइनस का 2 है, तो ढाल तो -2 हो गई, और c वाली जगह क्या दिख रहा है, y अंतःखंड, यहां पे 5/3 नजर आ रहा है, तो ये आपका y अंतःखंड हो जाएगा 5/3। बात समझ में आई। इसको देखें, y बराबर 0 जो लिखा हुआ है, आप देखोगे यहाँ y बराबर 0, हम किसको तो उधर ले जाएं, किसको क्या ले जाएं, कुछ है ही नहीं आगे। तो यहां पर y को कैसे इसको लिख सकते हो आप, y बराबर mx प्लस सी, इसका मतलब 0x प्लस 0 है, तभी तो 0 बनेगा। तो y बराबर m की जगह 0 है और c की जगह भी 0 है, तो ढाल हमारी m बराबर 0, y अंतःखंड हमारा वो भी बराबर 0, दोनों हमारा 0 है, इसका मतलब y अंतःखंड और ढाल हम ऐसे आराम से निकाल सकते हैं। ये आपका सवाल नंबर पहला हुआ, इस रूप में बनाने से इस सारे निकल रहे, नोट डाउन करें। ये दूसरा सवाल देखें, निम्नलिखित समीकरणों को अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए तथा इनके द्वारा काटे गए अंतःखंड भी ज्ञात कीजिए।
अब अंतःखंड रूप कैसा है, हमने पढ़ा है अंतःखंड वाला, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 जब होता है तो a और b x और y द्वारा काटे गए अंतःखंड होते हैं। हमें उस रूप में इसको लाना है। तो आपको पता है बाहर 1 आता है बराबर, तो बस उसको ध्यान में रखते हुए तो कांस्टेंट राशि उधर, सबसे पहला काम 3x प्लस 2y बराबर 12। मैंने -12 को इधर ले गया पहले से, मुझे तो बराबर 1 ही लाना है, तो 12 से पूरे में डिवाइड कर दिया। तो 12 से डिवाइड करें 3x अपॉन 12, 2y अपॉन 12, 12 अपॉन 12। तो ये 12 से 12 कट गया, ये तो 1 आ गया। यहाँ 2 से 12 कटा 6 बार, यहाँ 3 से 12 कटा 4 बार। तो अगली लाइन में क्या आई बात, x अपॉन 4 y अपॉन 6 बराबर 1। ये जो चीज आई है यहां हम जानते हैं इसकी तुलना x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 से यदि तुलना करेंगे तो x अंतःखंड a बराबर 4, क्योंकि x के नीचे x अंतःखंड आता है, y अंतःखंड b बराबर y के नीचे y अंतःखंड 6, ये x और y अंतःखंड हो गए। समझ में आ रही चीज। सेकंड वाला सवाल सेम ऐसे, यहां कांस्टेंट राशि ऑलरेडी उधर है तो 6 से भाग लगा देंगे सीधा। 6 से भाग लगाएं 4x बटे 6 माइनस 3y बटे 6 बराबर 6 बटे 6, क्योंकि मुझे यहाँ 1 लाना है। आपको कैसे पता चला 6 से लगाना, क्योंकि यहाँ मुझे 1 लाना, यहाँ भी 1 लाना था इसलिए 12 से भाग लगाया। तो आप देखेंगे 3 से 6 कट रहा है 2 बार, और यहाँ 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2x बटे 3 है। तो इसको जरा ऐसे लिख सकते हैं क्या, x बराबर 3 बटे 2, क्योंकि बटे वाला 2 ऊपर चला जाएगा, 2x बटे 3 हो जाएगा। और यहां माइनस y बटे 2 आ रहा है, लेकिन हमने फॉर्मूले में x प्लस है, यहां पर माइनस आ रहा है, तो हम इसको प्लस बना देते हैं ना, और इस माइनस को यहां लिख देते हैं, तो वापस वो माइनस बन जाएगा। तो माइनस का 2 बराबर 1। तो अब इससे तुलना कर लो आप, साफ दिख रहा है। तो देखो ये कैसा बना, तो यहां x अंतःखंड क्या हुआ, अंतःखंड a बराबर, जो a की वैल्यू है वो है 3 बटे 2, y अंतःखंड b बराबर है माइनस का 2। इसका ध्यान रखना है विशेष, यहाँ माइनस, लेकिन मेरे को तो प्लस चाहिए। क्यों, तुलना मुझे इससे करनी है प्लस वाले से, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस चाहिए। चूंकि माइनस आ रहा है मैंने वो माइनस से नीचे धकेल दिया, तो जो y अंतःखंड है वो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। इधर चले, आप देखोगे इधर तो कोई कांस्टेंट राशि नहीं है, x की राशि नहीं है, तो देखो कांस्टेंट राशि तो है, तो 3y बराबर -2, 3y बराबर -2, तो y बराबर, अरे -2 से भाग लगाएंगे, -2 बराबर 1। -2 से क्यों भाग लगाया, क्योंकि मुझे तो यहाँ x बटे a और x y बटे b ऐसा चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर आपको समस्या बहुत बड़ी वाली मस्त, क्योंकि आप देखोगे x का तो कोई पद ही नहीं है, x का पद नहीं है, तो आप सोचो x क्या लिखे हम, कोई पद ही नहीं है, तो x अंतःखंड तो पूरा के पूरा ये वाला पद 0 है, x अपॉन a बराबर 0। ठीक है, और यहां बाई अंतःखंड सॉरी माइनस का 2 बटे 3, क्योंकि जब भी ये 3 ऊपर जाएगा, और ये बराबर 1 आ रहा है,
क्या आप सोचोगे मैं x बटे 0 लिख दूं क्या? नहीं, गलती नहीं करनी है। अपन किसी को बटे 0 लगते हैं तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, वो पद है ही नहीं। आप तो समझो पद जब यहां मौजूद ही नहीं है, ये पूरा 0 है, पूरा 0 है, इसका मतलब x बटे a बराबर 0। और यदि मुझे a का मान निकालना हो, क्रॉस मल्टीप्लाइंग तो x बराबर 0 आएगा, x बराबर 0, ना कि a बराबर। तो a का कोई पद यहां है नहीं। ये अंतःखंड थोड़ा सा 1 मिनट कंफ्यूजन दूर करो। हाँ, मैं बता रहा था इसमें x का कोई पद ही नहीं है, तो कोई 0 0 नहीं मानना। आप समझो x का कोई अंतःखंड नहीं है, x पर नहीं काटती, तो ऐसा होगा कि x को नहीं काटेगी तो x के समांतर होगी। जो रेखा है x को काट ही नहीं रही है, तो x के तो समांतर है, रेखा x के समांतर है, तथा y अंतःखंड उसका होगा -2/3। y अंतःखंड निकाल दिया हमने, x के समांतर आ रही। ये आपके पहले और दूसरे सवाल इसके 9.3 के उत्तर। एक तीसरा सवाल और देखते हैं, छोटा सा ही है, एक बार ये देख लेते हैं क्या है। बिंदु रेखा से दूरी, कोई फॉर्मूला आपको पता है, लेकिन जो रेखा का समीकरण दे रखा है थोड़ा सा इस टाइप से दे रखा है, इसको हल करें तो रेखा का समीकरण हमें ax प्लस वी वाई प्लस सी के रूप में होना चाहिए। तो रेखा का समीकरण दे क्या रखी है रेखा हमारे, 12x प्लस 6 बराबर 5y माइनस 2, ये दे रखा है। तो हल करें एक बार, 12x बारछिंग 72, 5y माइनस का 10, इस y को इधर लाएं, 12x माइनस 5y है ना, इस 10 को भी इधर ले आए तो 72 और 10 82, 82 बराबर 0। अब ये बन गया हमारा ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, इसका व्यापक समीकरण रूप से। तो यहां a की वैल्यू हो गई 12, b की वैल्यू हो गई -5, सी की वैल्यू हो गई 82। जो बिंदु दे रखे हैं, बिंदु क्या दिया हुआ है हमारा, बिंदु दिया हुआ है -1 और 1, जो है x1 और y1। तो जो दूरी का फॉर्मूला है डिस्टेंस d, दूरी बराबर वो क्या है, मोड ऑफ ax1 by1 प्लस सी बटे √a² प्लस b² का मोड। इसका मोड ऑफ निकाल लेते हैं और ये आपको डिस्टेंस आ जाएगी। तो ax1, a है 12, x1 है -1 प्लस b है -5, y1 है 1 प्लस c है 82 बटे √a² b², 12 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, और इसका मोड 12 गुणा -1 करेंगे तो -12, -5 गुणा 1 करेंगे तो -5 प्लस 82 बटे 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का होता है 25, इसका मोड ऑफ आप देखोगे 82 में से 12 और 5 17 घटाने हैं, तो 12 घटाएं पहले तो हो गए 70, 70 में से 5 घटाएं 65, और ये 65 प्लस के ही हैं बटे
144 और 25 169, 169 का अंडर रूट 13 होता है और 13 से 65 कट रहा है 5 बार, तो जो दूरी है वो 5 इकाई। हाँ, मैंने पहले शायद सवाल में एक मात्रक नहीं लिखा था, ध्यान रखें, डिस्टेंस इकाई में आएगी, 5 इकाई, 13 पंजे 65, तो इस बिंदु की इस रेखा से जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 5 इकाई। चलो ये उतारे, आज यहीं तक करते हैं, कल आगे के सवालों लेकर फिर से हाजिर होंगे आपके पास।